लेकिन ये जो डिसीजन था मोनार्की को हटाकर डेमोक्रेसी को लेकर आने का, ये नेपाल के सभी लोगों को पसंद नहीं आया था। आज वही पुराने रॉयलिस्ट लोग मोनार्की वापस लाने के लिए नेपाल की सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े और रिपोर्ट के मुताबिक कुछ रबर बुलेट्स भी चलाई गई। किंग ज्ञानेंद्र थे, उनका भारत की रोक एजेंसी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन था। नेपाल का एक हिंदू राष्ट्र बनना भारत के इंटरेस्ट में भी हो सकता है। 2008 के बाद से नेपाल में करप्शन बढ़ गया, इकोनॉमी गिर गई और लोगों का विश्वास डेमोक्रेटिक पार्टीज पर कम हो गया। नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। आपने शायद न्यूज रिपोर्ट्स के अंदर सुना ही होगा कि नेपाल में बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। काठमांडू की सड़कों पर लोग मोनार्की की वापस के लिए बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नेपाल की पुलिस भी फुल ऑन एक्शन के मूड में भी हमको दिखाई दे रही है। पर सवाल है, यह प्रोटेस्ट इतना ज्यादा वायलेंट क्यों हो गया? वो नेपाल जो भी 2008 के अंदर ही तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना था, ऐसा क्या हो गया नेपाल के अंदर के लोग मोनार्की को वापस लेकर आने के लिए इतने मैसिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और साथ में क्या नेपाल वापस में सच में मोनार्की की तरफ लौट भी सकता है? और साथ में एक और बड़ा सवाल भी यहां पर उठता है, क्या इंडिया का इसके अंदर कोई रोल है? देखो, नेपाल और इंडिया हिस्टोरिकली क्लोज अलाइज रहे हैं, लेकिन 2008 के बाद जब नेपाल ने डेमोक्रेसी को अपनाया, तब से भारत और नेपाल के रिश्तों के अंदर हमने बहुत से उतार चढ़ाव आते हुए देखे। भारत और नेपाल के रिश्ते 2008 के बाद से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हुए चले गए। इंडिया ट्रेडिशनली नेपाल के मोनार्की को सपोर्ट करता था और जब मोनार्की थी तब नेपाल ज्यादा भारत के इन्फ्लुएंस में भी था। लेकिन जब से नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, तब से चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल के अंदर बढ़ने लगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को सिंपल और इजी शब्दों के अंदर समझने का काम करते हैं और देखते हैं नेपाल के करंट प्रोटेस्ट के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में, भारत के रोल के बारे में, और क्या नेपाल में सच में मोनार्की वापस आ सकती है और चाइना का इसके अंदर क्या रूल होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नेपाल की मोनार्की खत्म कैसे हुई थी। शायद आपको 2001 का रॉयल पैलेस मैसेकर याद होगा, अगर नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूं। 2001 में क्या हुआ था, नेपाल के क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अपने मां बाप और पूरी रॉयल फैमिली का मर्डर कर दिया था। उसके बाद नेपाल में मोनार्की जो थी वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। फिर आया साल 2006 का, जब नेपाल में लोकतंत्र आंदोलन काफी ज्यादा मजबूत हुआ, प्रो डेमोक्रेसी आंदोलन जो था वो काफी ज्यादा मजबूत हुआ, जिसमें डेमोक्रेसी सपोर्टर्स ने फाइनली मोनार्की को खत्म करने का काम किया और 2008 में ऑफिशियली नेपाल एक रिपब्लिक बन गया और किंग ज्ञानेंद्र शाह को राजगद्दी छोड़नी पड़ी। उससे पहले 240 साल तक नेपाल पर शाह डायनेस्टी का ही रूल था। लेकिन ये जो डिसीजन था मोनार्की को हटाकर डेमोक्रेसी को लेकर आने का, ये नेपाल के सभी लोगों को पसंद नहीं आया था। आज वही पुराने रॉयलिस्ट लोग मोनार्की वापस लाने के लिए नेपाल की सड़कों पर उतरे हुए हैं और साथ में ही कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं जो सत्य नहीं है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। पर क्योंकि इसके ऊपर बात की जा रही है तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि जो किंग ज्ञानेंद्र थे, उनका भारत की रोक एजेंसी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन था, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और किंग ज्ञानेंद्र के बीच में कुछ कनेक्शन था। एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। देखो, नेपाल का 2001 का रॉयल मैसेकर एक मिस्ट्री है जिसमें पूरे नेपाल के राज परिवार को खत्म कर दिया गया था। उसके बाद ज्ञानेंद्र शाह पावर में आए थे और यह कहा गया कि इंडिया रो के थ्रू उन्हें सीक्रेटली सपोर्ट करने का काम कर रहा है। देखो, 1990 तक नेपाल की मोनार्की हमेशा इंडिया के प्रति फ्रेंडली ही रही थी। जब नेपाल में माओइस्ट या फिर कम्युनिस्ट रेबल्स नेपाल में पावरफुल हो रहे थे तो इंडिया चाह रहा था कि मोनार्की उनको कंट्रोल करे। लेकिन जब 2005-6 में ज्ञानेंद्र शाह ने डायरेक्ट रूल अनाउंस किया और डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर दिया था, तब इंडिया ने अपनी पॉलिसी बदल दी थी और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। आज मोनार्की के सपोर्टर्स फिर से सड़कों पर उतर चुके हैं और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि आज भी रो सीक्रेटली प्रो मोनार्की एलिमेंट्स को फंड कर रहा है ताकि नेपाल चाइना के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल सके। मतलब एक बहुत बड़े लेवल का जियोपॉलिटिकल गेम यहां पर चल रहा है। तो दोस्तों, साथ में ही आज 2025 में मोनार्की के सपोर्टर, जैसे मैंने आपको बताया, फिर से सड़कों पर उतरे हुए हैं। काठमांडू में 28 मार्च को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। यह प्रोटेस्ट शांति से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वायलेंस जो थी वो बढ़ने लगी। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच झगड़े हुए जिसमें 2 लोग मारे भी गए और 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए, जिसमें 77 पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े और रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ रबर बुलेट्स भी चलाई गई। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि यह एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन सरकार इसको दबाने की कोशिश कर रही है। पर अब सवाल यह उठता है कि यह प्रोटेस्ट इतना बड़ा क्यों हो रहा है? क्या मोनार्की नेपाल में वापस आ सकती है? देखो, अब ये मोनार्की के प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया, इसमें इंडिया का भी एक इनडायरेक्ट एंगल है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कुछ प्रो मोनार्की ग्रुप्स ओपनली इंडिया की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नेपाल का एक हिंदू राष्ट्र बनना भारत के इंटरेस्ट में भी हो सकता है। लेकिन ऑफिशियली इंडिया इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है। भारत की सरकार के द्वारा इस प्रकार की कोई भी चीज जो है वो नहीं की गई है, कोई बयान भी नहीं दिया गया है इसके फेवर के
के अंदर, प्रोटेस्टर्स के फेवर के अंदर। साथ में ही प्रोटेस्टर्स की डिमांड क्या है, चलिए इसके ऊपर भी एक बार नजर बना लेते हैं। तो दोस्तों, प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि नेपाल एक बार फिर से मोनार्की और हिंदू राष्ट्र बन जाए। उनका कहना है कि 2008 के बाद से नेपाल में करप्शन बढ़ गया, इकोनॉमी गिर गई और लोगों का विश्वास डेमोक्रेटिक पार्टीज पर कम हो गया। ये लोग चाहते हैं कि नेपाल अपनी पुरानी आइडेंटिटी वापस पा ले और इनका एक स्ट्रॉन्ग लीडर है फॉर्मर किंग ज्ञानेंद्र शाह। ज्ञानेंद्र शाह जो नेपाल के लास्ट किंग थे, उन्होंने मोनार्की के खत्म होने के बाद पॉलिटिक्स से दूरी बना ली थी, लेकिन उनके सपोर्टर्स अब भी उन्हें वापस लाने के लिए रेडी हैं। क्या ये मूवमेंट उनका रिटर्न प्लान कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, साथ में नेपाल की करंट सरकार जो माओइस्ट लीडर पुष्पा कमाल दाहाल प्रचंडा लीड कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रोटेस्ट पर सख्त एक्शन भी लिया है। 105 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और पुलिस कह रही है कि यह सिर्फ एक आम प्रोटेस्ट नहीं बल्कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन एक और बड़ा फैक्टर है, नेपाल की सरकार और नेपाल की सरकार के माओइस्ट लीडर प्रचंडा के अंडर है, जो ट्रेडिशनली चाइना के क्लोज रहे हैं। अगर मोनार्की वापस आई तो चाइना का इंफ्लुएंस कम हो सकता है और इंडिया का रोल बढ़ सकता है। ये जियोपॉलिटिकल गेम भी इस प्रोटेस्ट के पीछे एक हिडन फैक्टर हो सकता है दोस्तों। साथ में अगर मैं बात करूं, सरकार का कहना है कि कुछ लोग डेमोक्रेसी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और मोनार्की को वापस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो मुमकिन नहीं है। लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना है कि डेमोक्रेसी फेल हो चुकी है और मोनार्की ही इसका असली सॉल्यूशन होगा। मोनार्की को ही वापस लेकर आना पड़ेगा ताकि नेपाल को वापस इकोनॉमिकली स्टेबल किया जा सके। साथ में चाइना का नेपाल के अंदर क्या सीक्रेट गेम चल रहा है, इसके बारे में भी नजर बना लेते हैं। चाइना का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर मोनार्की वापस आई तो नेपाल फिर से इंडिया फ्रेंडली हो जाएगा। चाइना ने 2008 के बाद नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को ओपन और सीक्रेट दोनों तरीके से फंड करने का काम किया ताकि नेपाल डेमोक्रेसी बना रहे और मोनार्की कभी वापस नेपाल के अंदर ना आए। चाइनीज एजेंसी नेपाल के प्रो मोनार्की लीडर्स को ब्लैकमेल भी करती हैं ताकि उनकी मूवमेंट को वीक किया जा सके। और रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के एजेंट्स नेपाल के यूनिवर्सिटीज और मीडिया को भी फंड कर रहे हैं ताकि मोनार्की के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा भी चलाया जा सके। अब अगर मोनार्की स्ट्रांग होती है, वापस आ जाती है, तो चाइना नेपाल को फिर से कंट्रोल कैसे कर पाएगा, यह गेम भी अभी चल रही है। साथ में दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच अभी ओपन बॉर्डर पॉलिसी है जिसमें नेपाल के लोग बिना वीजा के इंडिया आ सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है। किंग ज्ञानेंद्र और उनका परिवार आज भी इंडिया से स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉय करता है। क्या यह सिग्नल है कि भारत सीक्रेटली मोनार्की को वापस लेकर आना चाहता है, यह भी एक सवाल है। 2008 के बाद नेपाल की इकोनॉमी कमजोर हो गई है, लेकिन मोनार्की के सपोर्टर्स के पास फाइनेंशियल बैकिंग भी है जो इंडिया से भी आता है। बट क्या भारत मोनार्की का इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है? क्या ये सच में वापस आ सकती है मोनार्की? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ में दोस्तों, किंग ज्ञानेंद्र की फैमिली के बारे में, इंटरनेशनल हिडन वेल्थ के बारे में भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आज भी चल रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि किंग ज्ञानेंद्र की फैमिली ऑफिशियली नेपाल की सबसे रिच फैमिली थी, लेकिन जब मोनार्की खत्म हुई तो उनका पैसा आखिरकार कहां चला गया। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि नेपाल की रॉयल फैमिली के सीक्रेट स्विस बैंक अकाउंट है। जब डेमोक्रेसी आई तब ये अकाउंट्स एक्टिवेट नहीं हुए, लेकिन अगर मोनार्की वापस आई तो ये पैसा फिर से नेपाल के पावर स्ट्रक्चर का पार्ट बन सकता है। पर क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ मोनार्की के लिए ही है या फिर एक बड़ा फाइनेंशियल गेम भी इसके पीछे का कारण है, ये भी एक सवाल है। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक मैसिव फाइनेंशियल स्कैम भी हो सकता है। साथ में दुनिया भर से इस इशू के ऊपर काफी सारे रिएक्शंस भी आए हैं। इंडिया और चाइना दोनों नेपाल के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में इंटरेस्टेड है। इंडिया हिस्टोरिकली नेपाल की मोनार्की का एक बड़ा सपोर्टर रहा है, जबकि चाइना नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करता है। अगर मोनार्की वापस आई तो इंडिया और चाइना का रिलेशन नेपाल के साथ बदल भी सकता है। साथ में इसके अलावा नेपाल की टूरिज्म इकोनॉमी भी इन प्रोटेस्ट के चलते काफी ज्यादा इफेक्ट हो रही है। अगर ऐसे प्रोटेस्ट वायलेंट होते रहे तो टूरिस्ट के आने से या टूरिस्ट यहां पर आने से कतराएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो इकोनॉमी और ज्यादा वीक हो जाएगी। ऑलरेडी नेपाल की इकोनॉमी जो थी वो पहले एक जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद से और कोविड के बाद से स्ट्रगल कर रही है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नेपाल मोनार्की को वापस लेकर आ भी सकता है या नहीं लेकर आ सकता? एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि यह बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक बार कोई कंट्री डेमोक्रेसी अपना लेती है तो उसे मोनार्की में वापस लेकर आना आसान काम नहीं होता है। इसके लिए संविधान बदलना पड़ेगा और पब्लिक सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन अगर डेमोक्रेसी और वीक होती गई और मोनार्की सपोर्टर्स का प्रेशर बढ़ता गया तो नेपाल एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस फेस कर सकता है। नेपाल की सिचुएशन भी बाकी कंट्रीज की जैसे हो सकती है जहां पर सिविल वॉर चल रही है। अगर मोनार्की वापस आई तो यह सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा चेंज होगा। साथ में दोस्तों, हम ये भी बात कर लें कि नेपाल और भारत के बीच में और कौन कौन से इश्यूज हैं। दोस्तों, नेपाल और भारत के बीच एक लॉन्ग हिस्ट्री है पॉलिटिक्स, ट्रेड, कल्चर और बॉर्डर डिस्प्यूट की भी। हां, इंडिया और नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट भी एक ऐसा इशू है जो हर कुछ साल के बाद फिर से गर्म हो जाता है। मोनार्की प्रोटेस्ट के बीच ये भी एक हिडन फैक्टर है जो लोग ओपनली डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा इशू है काला पानी और लिपू लेक का। आप पीछे मैप में देख सकते हैं, ये आपका काला पानी और साथ में ये लिपू लेक का जो इलाका है
ये जो एक दो रीजन है, साथ में एक और लिपिया मुद्रा भी एक रीजन है, जिसके चलते नेपाल और इंडिया जो है वो बॉर्डर के ऊपर एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट क्रिएट करके बैठे हुए हैं। नेपाल का कहना है कि ये तीन इलाके नेपाल के अंदर आते हैं, भारत का कहना है कि हमारे उत्तरांचल या उत्तराखंड स्टेट का पार्ट है। सवाल है कि ये डिस्प्यूट अभी क्यों गर्म हो रहा है? क्या मोनार्की सपोर्टर्स इसको भी एक इमोशनल कार्ड के रूप में खेलने की कोशिश कर रहे हैं? 2020 में नेपाल ने एक न्यू मैप रिलीज किया था, जिसके चलते उसने कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को अपना बताने की कोशिश करी थी। इंडिया ने इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज किया था। और जब अब मोनार्की का मूवमेंट वापस आ रहा है, तो क्या यह डिस्प्यूट भी एक पॉलिटिकल टूल बन सकता है? यह भी एक सवाल है। दूसरा बड़ा इशू है ओपन बॉर्डर पॉलिसी। इंडिया और नेपाल के बीच एक स्पेशल रिलेशन है, जिसमें बॉर्डर पर पासपोर्ट या वीजा की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसी वजह से इलीगल एक्टिविटीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग भी बढ़ गई है। मोनार्की सपोर्टर्स इसको भी एक एक्सक्यूज बना रहे हैं कि डेमोक्रेसी फेल हो गई है और मोनार्की आएगी तो ये सब कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर मोनार्की वापस आई तो इंडिया नेपाल के रिलेशंस इंप्रूव होंगे या और खराब हो जाएंगे? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो दोस्तों, भारत के लिए नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, एक स्ट्रेटेजिक अलाई भी है। चाइना और इंडिया का यहां इंफ्लुएंस बढ़ने से यह बॉर्डर इशू और भी कंप्लेक्स हो गया है। क्या मोनार्की सपोर्टर्स इसको एक नेशनलिस्ट मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? यह बॉर्डर का इशू सिर्फ एक लैंड का नहीं, पॉलिटिक्स का भी है। क्या मोनार्की सपोर्टर्स इसको अपनी स्ट्रेटेजी का पार्ट बनाएंगे? यह भी एक सवाल है। बाकी आपका क्या कहना है? क्या नेपाल और इंडिया के बीच यह डिस्प्यूट मोनार्की के मूवमेंट को और फ्यूल करेगा या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में यह रह जाएगा? तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।